अपडेट के साथ तो जो पहली पंक्ति के नेता हैं आगे, उसमें से अभी फिलहाल केजरीवाल आगे चल रहे हैं, आतिशी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास आते हूं इस सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर ना लड़ना और कांग्रेस के साथ जो भी टसल है वो सामने आ गया लोगों के, इसी वजह से आपको नुकसान कर रही है कांग्रेस? प्रशांत जी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रशांत जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि रमेश बिदूड़ी करीबन 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अंतर अब ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? ईवीएम खोलने का आप इंतजार कर रहे थे कालका जी में। प्रशांत जी देखिए, मैं समझता हूँ दूसरा तीसरा राउंड चल रहा है, अभी काफी राउंड बाकी हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथी बार लगातार सरकार बनाएगी। आप देखते रहिएगा, अभी तो ये शुरुआत है, थोड़ा इंतजार करते हैं। हमारे जी प्रशांत जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो मैं यही कह रहा था कि अभी जो है थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आम आदमी पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति को जो है वरीयता तो कहाँ उलटफेर होगा? भारतीय जनता पार्टी 43, आम आदमी पार्टी 27, बहुमत से तो दूर है आप, लगभग 11 सीटें। अभी शुरुआत है, थोड़ा इंतजार करते हैं, अभी काफी लंबा रन बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये पिक्चर जो उल्टी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, आप देख लेना, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आई थी कि करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम पीछे चल रहे हैं। शुभेंदु जी, इतना बड़ा नाम, दिग्गज नाम आपने विशेष रवि के सामने उतार दिया। इसके पहले योगेंद्र चंदौलिया का नाम नहीं चला, दुष्यंत कुमार गौतम को उतारा चुनावी मैदान में। चुनाव हार अगर जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी हार जीत पर बात नहीं करनी चाहिए, इंडिविजुअल हार जीत पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये सब कोई 200, 500, 1000 वोट से आगे पीछे चल रहे हैं। पर जो ट्रेंड है, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे 43 सीटों पर आप दिखा रहे हो हमको इस समय पर जी, हो सकता है 3 कम हो जाए, 3 बढ़ जाए। तो मैं आपके चैनल पे हमेशा कह रहा था कि 40 से 45 के बीच में हमारी सीटें आएंगी, तो बड़े और वही फाइनल बात कर रहे हैं आप। तो 3 घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कम से कम 10 से 15 सीटों का फर्क आ जाएगा अगले 2 घंटे में। कल एक चैनल पे मैं था और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो सरकार बना सकते हैं, तो ऐसे ही इनको भी बोलने दीजिए। हाँ, ये बात सही है, हम सबको संयम में रहना चाहिए और अगले 2 घंटे का इंतजार करना चाहिए। पर अभी तक के जो रुझान हैं उसको देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में गैप ज्यादा है। दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि बैंड बाजे तो दिख रहा है हमें स्क्रीन पर, कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं। तपन जी, मिठाई का ऑर्डर हम लोग 1 बजे करेंगे। अच्छा, 1 बजे से पहले नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, चलिए ठीक है, एक रिएक्शन मैं जकिया जी से ले लेती हूँ। जी, सुन पा रही हैं जकिया जी मुझे? इस वक्त जो मौजूदा स्थिति आप देख रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की हम बात कर रहे थे, पीछे चल रहे थे, अब बढ़त बनाए हैं, लेकिन ये कब तक जारी रहेगी ये बढ़त? क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, 200-300 का ही अंतर है वोटों का। देखिए अभी तो बहुत ज्यादा उलटफेर होगा और ये जो अनुमान है, ये सारी अनुमान स्पष्ट रूप से 1 बजे 12 के बाद ही, 12:30 1 बजे के बाद ही पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत उभर के आना शुरू होगी। उसमें भी आगे बहुत बोलते हैं ना, लास्ट मूवमेंट तक भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं। एनीवे, 12:30 के बाद से 1 बजे के बाद से बिल्कुल स्पष्ट थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आने लगेगी। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो तो बात अलग है। रही बात की, जैसे आप उस टाइम पूछ भी रही थी कि मुस्लिम बहुमूल इलाके तो जीत हो रही है, तो देखिए इसमें भी अभी फेरबदल होगी, क्योंकि एक तरफा वोट, जैसे मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि लास्ट सेकंड पैनल होता है। और अभी आप देखिएगा, अगर वहां पे आंकड़े आप अगर वहां पर देख सकती हैं, तो जो कंपोजिशन है वोट का, ठीक है, जो बढ़त हो रही है उसमें जो कंपोजिशन कांग्रेस की वोट का होगा या एआईएम की वोट का होगा, वो ना के बराबर है। तो ये साफ स्पष्ट करता है कि जनता अपने मोटिव से बिखरी नहीं है।
वो उसको अनछुआ नहीं रखी है। वो वही विचार लेके चली है जो विचार लेके उसको चलना था। वो अपने आप को बांटने में कोशिश की गई उसको बांटने की, लेकिन बटी नहीं है। ठीक है और ज़किया जी, ठीक है, मैं तपन भारती जी, क्योंकि जनता का जिक्र हो रहा है और जनता का जो जनादेश है उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह का अभी जो फिलहाल नतीजा सामने आ रहा है रुझानों में? देखिए, दिल्ली की जनता जो है अन्य राज्यों से बेहतर सुविधाएं पाती हैं। वो एक ज़माने में हमने देखा था कि ब्लू लाइन की बसों में लटक के लोग चलते थे। अब वो कांग्रेस और बीजेपी और तमाम पार्टियों का श्रेय रहा है कि आज मेट्रो की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आरटीएस आ गया है। अभी और ज़रूरत है। मुझ जैसे पत्रकारों को चिंता है कि मैं 28-30 साल से दिल्ली की पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं महाराष्ट्र राज्य में रहता था। यहाँ देखा कि दिल्ली की आबादी घटाने के बजाय हम बढ़ाने का प्रयास पार्टियां कर रही हैं। आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। यदि 2 करोड़ से 4 करोड़ की आबादी हो गई तो नारकीय स्थिति हो जाएगी। चीन ने जो बीजिंग की राजधानी में कंट्रोल किया कि उनके यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, उन्होंने आबादी घटाने का प्रयास किया कि छोटे छोटे शहर बसाने शुरू किए। तो हमने यमुना के किनारे ग्रेटर नोएडा के आगे भी शहर बसाने का प्रयास किया, लेकिन हम रेवड़ी बांट रहे हैं तो 25,000 का लाभ लेने के लिए लोग दिल्ली रहेंगे या ग्रेटर नोएडा रहेंगे, या योगी सरकार या हरियाणा की सरकार घोषणा करे कि हम भी ऐसे रेवड़ी बांटेंगे। तो ये अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। दूसरा एक और चीज है कि बीजेपी क्यों चाहती है विधानसभा चुनाव में फतह करना, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना? क्यों? यहाँ राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 2024 में जो चुनाव हुआ, दूसरी बार राज्यसभा में तीनों सीट, दिल्ली में 3 सीटें हैं। एक मालीवाल को गया, एक संजय सिंह को मिला, और स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और तीसरा गुप्ता जी को गया। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई। 2029 में जब चुनाव होगा राज्यसभा का, तो मान लीजिए 2/3 बहुमत यदि आज मिल जाता है या उसके लगभग आसपास रहती है, तो बीजेपी सोच सकती है कि 2 सीटें हमारी 2029 में बढ़ जाएगी। तो राज्यसभा सीटों का भी महत्व रखती है। काफी दूर तक बीजेपी की सोच है। दूसरा एक बात और मुझे लगता है, बतौर पत्रकार मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शुरुआत किया था ना, बहुत शानदार शुरुआत की थी। हाँ। और किसी नए नेता, नई पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे कुछ दक्षिण अमेरिका के आसपास के कुछ देशों में दिखाई पड़ा है कि एनजीओ से निकले हुए कुछ लोगों राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, वैसा ही कुछ केजरीवाल में झलक दिख रही थी। लेकिन होता है ना कि राजनीति में कभी आप कोई गलती कर देते हैं तो उसकी सजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने इनके एलजी सक्सेना को लाया। एलजी सक्सेना कोई आईएएस अफसर नहीं रहे हैं, कोई आईपीएस अफसर नहीं रहे हैं, एमबीए पास एक बहुत अच्छे मैनेजर रहे हैं। गुजरात में इतना शानदार काम किया था उन्होंने मोदी जी के टाइम में, उस विश्वास के तहत लाया गया। और एलजी ने शानदार काम करके केजरीवाल को घेरा, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ऐसी घेराबंदी की कि फंसते हुए नजर आए। तो आज जो यदि बीजेपी जीतेगी तो उसका श्रेय कुछ हद तक आप एलजी सक्सेना को भी देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे और श्रेय की बात थोड़ी देर बाद और करेंगे हम तपन जी।